हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 का फिजिक्स का पार्ट 2 का आज हम तीसरे अध्याय का अगला टॉपिक जो है वो है पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र जो होता है न्यूटन के संबंध में, जो कि ये है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। इसको लेकर आया हूँ। इसमें देखिए, इसमें पढ़ना क्या हम लोगों को, तो इसमें जो पढ़ना है सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि ये न्यूटन का सूत्र है क्या। तो ये न्यूटन का सूत्र जो था, ये आप चित्र देखिए, यहाँ पहले चित्र बना दिया गया है। इसमें ये होता है कि जैसे आपको पता है कोई भी लेंस जो होता है उस लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र, जैसे ये लेंस हुआ, एक लेंस उत्तल लेंस बनाया जाए जो कि पतला लेंस है, इसका प्रकाशिक केंद्र आप देख रहे होंगे कहाँ पर है, बीच में है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी आप मापिए, अगर हम प्रकाशिक केंद्र से ये दूरी को मापन करना हो तो यथार्थता पूर्वक इसको हम माप नहीं सकते हैं, इसको हम सही रूप में नहीं माप सकते हैं। कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियां आ जाएंगी। कैसे त्रुटियां आ जाएंगी? क्योंकि आपको पता है, अगर आप लेंस देखे होंगे, उत्तल लेंस देखे होंगे, तो लेंस क्या होता है, जो कि मोटा कुछ होता है उसका उसके अंदर ही होगा क्या, प्रकाशिक केंद्र होगा। जैसे एक लेंस हुआ, इस लेंस के अंदर होगा प्रकाशिक केंद्र, तो आप कहाँ से इसको मापन सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो सही तरीके से अगर मापन नहीं किया जाता है, कर पा रहे हैं, तो उसके लिए न्यूटन ने क्या एक विधि बताई, जिसके लिए फोकस दूरी के लिए उन्होंने बताया कि न्यूटन का सूत्र जो बताया था, उन्होंने ये बताया कि इससे अच्छा विधि तो ये होगा कि अगर हम लोग फोकस से वस्तु की दूरी को मापते हैं और फोकस से क्या करते हैं, प्रतिबिंब जो बना होता है उसकी दूरी को मापते हैं, तो ये जो होता अधिक ही सरल होगा उसके तुलना में। किसके तुलना में? जो हम लोग पहले दूरी माप रहे थे, प्रकाशिक केंद्र से डायरेक्ट वस्तु की दूरी माप रहे थे, उसकी तुलना में अगर हम लोग दूरी का रिलेशन यहाँ से मापते हैं, F1 से वस्तु की दूरी माप लेते हैं, F2 से जो है ये दूरी माप लेते हैं, तो उनके अनुसार क्या था कि ये जो है अधिक सरल होगा किसके अपेक्षा, जो कि हम लोग डायरेक्ट प्रकाशिक केंद्र से वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी का मापन करते थे। तो इसलिए उन्होंने एक रिलेशन जो है बताया, वह रिलेशन इस प्रकार से था। तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो था, उन्होंने ये दूरी माना कि जो प्रथम मुख्य फोकस से लेकर वस्तु की जो दूरी थी, इसको उन्होंने मान लिया था x1 मान लेते हैं, हो गया। ये दूरी को उन्होंने कुछ मान लिया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम x1 मान लिए, इस दूरी को x1 मान लिया गया। और दूसरा जो F2 से लेकर जो दूरी था यहाँ, इसको उन्होंने मान लिया क्या, x2 मान लिया। F2 से जो दूरी था प्रतिबिंब की दूरी, इसको उन्होंने क्या मान लिया, इस तरह से x2 मान लिया। आपको पता है प्रकाशिक केंद्र से ये दूरी जो होता है, इसको F1 पता ही होता है, F1 होता है, और ये दूरी जो होता है ये क्या होता है, F2 हो गया। ये इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक। यहाँ से ये डिस्टेंस देखो, यहाँ हम देख देते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये हो गया F1, ये दूरी हो गया F1, और ये दूरी क्या हो जाएगा आपका, F2 हो गया। यहाँ से ये दूरी जो हो गया F2 हो गया। इस तरह से उन्होंने रिलेशन कुछ बताया। अब आपको मान लेते हैं कि अगर आपको चित्र के बारे में लिखना होगा तो आपको लिखना होगा कि एक पतला लेंस है जिसके सामने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखा गया है, इससे दो प्रकाश किरण लिया गया है, एक प्रकाश किरण लिया गया जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, एक प्रकाश किरण लिया गया जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है AP, और दूसरा प्रकाश किरण लिया गया जो कि प्रथम फोकस से होकर गुजरता है। आप देखें हैं जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है AP, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है, ऐसा रूल पढ़ चुके हो। और दूसरा आप ये पढ़े हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात देखो मुख्य अक्ष के समांतर चली गई है। देखो इस तरह से ये मुख्य अक्ष हो गया, इसी के समांतर चली गई है। तो यह देखा गया जब दोनों किरणें जो है किस बिंदु पर A' पे मिलते हैं, तो इस प्रकार AB का जो प्रतिबिंब बन रहा है A' B', जो कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से आप चित्र के बारे में लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसका डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। तो डेरिवेशन देखने से पहले हम लोग देखो थोड़ा सा कोण के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए यह कोण जो था, ये कोण, इसको मान लेते हैं थीटा है, इस कोण को मान लिया क्या, थीटा है। तो आपको पता है ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये क्या है, आपका शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार इसको मान लेते हैं ये फाई है, इसको मान लेते हैं ये फाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ भी शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग डेरिवेशन को। तो डेरिवेशन को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो जो चीज़ें हम लोग माने हैं उसको लिख लेते हैं। माना, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्या, माना BF1 की जो दूरी है, BF1 की दूरी, उसको क्या माना गया, x1।
अब ये प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा, तो माइनस में रहेगा क्यों रहेगा, क्योंकि देखो आपतित किरण की दिशा इस तरह से है, देखो आपतित किरण की दिशा इस तरह से है, और जबकि हम लोग मापेंगे दूरी इधर से इधर, तो क्या होगा, माइनस में होगा। इसी प्रकार जो है दूसरा मान लेते हैं F1 से ये F1 होगा, वो भी किस में होगा, माइनस में होगा, देखो क्योंकि दूरी इधर मापेंगे और उधर जा रहा है। और दूसरा इसी प्रकार इधर का देख लो, इधर वाला पार्ट देख लेंगे, CF2 की दूरी जो होगा ये F2 होगा, वो भी प्लस में होगा, क्योंकि ये देखो आपतित किरण की दिशा ही तो है, तो इसी दिशा में तो मापा गया है, तो ये हो गया। और तथा B या F2B डैश, ये दूरी क्या है आपका, x2 माना गया है, ये भी किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। यहाँ तक जो माना गया था वो तो आपका हो गया, ठीक। तो चलिए अब डेरिवेशन कर लेते हैं। तो एक बार हम लोग त्रिभुज लेते हैं ABF1, एक बार त्रिभुज लेते हैं ABF1, त्रिभुज ABF1 में, ABF1 में क्या होगा, tan थीटा लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या होगा, AB बटा क्या हो जाएगा, BF1 हो जाएगा, ठीक। या ऐसा भी लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर AB बटा BF1 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग BF1 का वैल्यू जो दिया गया है ये क्या आपका होगा, तो इसको -x1 इसको लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। यहाँ तक हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरा लेते हैं त्रिभुज, यहाँ पर देखो त्रिभुज CQF1, कौन सा त्रिभुज, इस प्रकार त्रिभुज लेते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज CQF1 में, अब CQF1 में देखो क्या हो रहा है, tan यहाँ भी लेते हैं, tan थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो थीटा ये बन रहा है तो सम्मुख भुजा बटा आसन्न भुजा, सम्मुख भुजा हो गया CQ बटा आसन्न भुजा क्या है, CF1 है, CF1 हो गया, ठीक। और आगे हल करेंगे तो इस प्रकार आपका जो हो जाएगा, tan थीटा बराबर CQ बटा CF1 का मान क्या है, F1 है, वो भी माइनस में, इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 2, समीकरण नंबर 2। इस तरह से दोनों समीकरण प्राप्त हो गया। अब आप देख रहे होंगे tan थीटा यहाँ भी है, tan थीटा यहाँ भी है, और जब दोनों tan थीटा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको बराबर कर लेते हैं दोनों समीकरण नंबर लेकर। तो समीकरण नंबर फर्स्ट हुआ समीकरण नंबर सेकंड से क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर AB बटा -x1 बराबर हो जाएगा CQ बटा -F1 के। तो देखिए माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो गया AB बटा CQ को इधर ले आते हैं, ये CQ हो गया, ठीक। और बराबर हो जाएगा x1 ऊपर हो जाएगा और बटा F1 हो गया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर थर्ड हो गया, ठीक। इस तरह से हमारा ये हो गया आपका AB बटा CQ का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, x1/F1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग इधर आते हैं, इस त्रिभुज में एक त्रिभुज आपका बना है F2 या PCF2 बना हुआ है, उस त्रिभुज को ले लेते हैं। त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज CPF2 में कौन सा कोण बना है, फाई कोण बना है, तो फाई कोण यहाँ भी आपको ले लेते हैं, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो समूह भुजा जो कि क्या है PC बटा क्या है CF2 हो गया। या इसी को लिख सकते हैं tan फाई इक्वल टू PC, देखो किसके बराबर है, PC किसके बराबर है, AB के, PC किसके बराबर है, AB के। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बटा CF2 का मान क्या है, F2 है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फोर्थ हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं ये वाला त्रिभुज, अब ये कोण जो इस कोण के बराबर है, तो त्रिभुज ले लेते हैं A', B', F2। इसी प्रकार त्रिभुज A', B', F2 में क्या होगा, यहाँ पर देखो tan फाई, यहाँ पे लेते हैं क्या, tan फाई, तो देखो tan
फाई इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी डैश बटा क्या है, समभुजा बटा आसन भुजा, मतलब F2 बी डैश, F2 बी डैश। इस तरह से आपका ये प्राप्त हो गया। ठीक, अब हम लोग जो है और थोड़ा सा हल कर लेंगे। tan फाई इक्वल टू ए डैश बी डैश किसके बराबर है, सी क्यू के। देखो ए डैश बी डैश किसके बराबर है, सी क्यू के, तो हो जाएगा सी क्यू बटा F2 बी डैश क्या है, X2 है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 हो गया। और समीकरण नंबर 5 हो गया तो आप देख रहे होंगे कि समीकरण नंबर 5, ये tan फाई यहाँ भी है, tan फाई यहाँ भी है, तो समीकरण नंबर 4 और 5 को देख लेते हैं। समीकरण नंबर 4 हुआ समीकरण नंबर 5 से क्या हो जाएगा कि ए बी बटा F2 बराबर हो गया सी क्यू बटा X2 के, ये होगा। अब देखो सी क्यू को इधर ले आओ, F2 को उधर लेके चले जाओ, तो ए बी बटा सी क्यू बराबर हो जाएगा, F2 उधर चला जाएगा ऊपर हो जाएगा बटा X2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण नंबर 6 ये हो गया, समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो गया। अब समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो गया तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, समीकरण नंबर 6 को देखेंगे और समीकरण नंबर 3 को देखेंगे। तो देखो ए बी बटा सी क्यू यहाँ भी है, ए बी बटा सी क्यू यहाँ भी प्राप्त हो गया, दोनों का ए बी बटा सी क्यू प्राप्त हो गया, जो कि ए बी बटा सी क्यू यहाँ बराबर है x1y f1 के और यहाँ बराबर है f2y x2। तो इसका मतलब ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम मिटाते हैं, फिर देखते हैं, बराबर कर लेते हैं। जहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6 से क्या देख रहे हैं कि जो x1 है बटा f1 बराबर हो जा रहा है, सॉरी x1 बटा बराबर हो जा रहा है किसके, f2 बटा x2 के। तिर्यक गुणा करा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा x1 x2 बराबर f1 F2। तो बच्चों ये होता है आपका जो है रिलेशन, न्यूटन का जो व्यापक सूत्र है यही होता है सूत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूटन ने ये रिलेशन बताया हुआ था किसमें, x1 x2 इक्वल टू जो है f1 f2 के, अर्थात x1 x2 जो है उसका जो गुणनफल है वो दोनों फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से ये रिलेशन आपका था। तो हमारा जो आज का टॉपिक था पतले लेंस के लिए न्यूटन का जो सूत्र था ये कंप्लीट हुआ। तो एक बार आप लोग पुनः समझ लेंगे। सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना होगा। चित्र को बनाएंगे आप क्या, पी देखो यहाँ पर एक पतला लेंस बनाया गया है जो कि उत्तल लेंस है, और एक मुख्य अक्ष खींचेंगे आप, मुख्य अक्ष खींचा गया है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक वस्तु को रखेंगे, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखेंगे, लंबवत ए बी रखा गया है, एक वस्तु लंबवत ए बी रखा गया है। आपको बताया गया था किसी भी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें 2 किरणें लेने की कम से कम आवश्यकता होती है, क्योंकि और भी किरणों की बहुत सारे किरण आते हैं, लेकिन 2 किरण अगर हम लोग ले लेते हैं, दोनों किरण से हमें क्या हो जाएगा, स्थिति पता चल जाएगा। अब यहाँ से 2 किरण लिया गया, एक किरण एपी लिया गया जो कि मुख्य अक्ष के समांतर था, और जब ये मुख्य अक्ष के समांतर था तो आपको पता है कि अपवर्तन के पश्चात कहाँ से कोई गुजरेगा, द्वितीय फोकस से कोई गुजरा। ठीक है, एक प्रकाश किरण तो ये हो गया। दूसरा प्रकाश किरण लिया गया ए क्यू लिया गया जो कि प्रथम फोकस से होकर आ रही है, और ये अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ऐसा रूल पहले ही बता दिया गया है कि जो प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरेगी वो अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। यह देखा गया कि दोनों किरणें जो है ए डैश बी डैश मतलब ए डैश पे आकर मिल जाती हैं। इस प्रकार से ए बी का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है बन जाता है आपका बी डैश और ए डैश, इस तरह से बना। अब इसकी स्थिति को पता करने के लिए बताया गया कि एक साधारण लेंस जो होता है, या एक लेंस जो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, तो यहाँ पर बताया गया कि उत्तल लेंस जो आपका है वो क्या है कि अगर उसकी दूरी वस्तु से दूरी मापा जाता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी क्या होती है, तो आपको पता है कि लेंस जो होता है वो प्रकाशिक केंद्र जो होता है लेंस के बीचों बीच होता है। अब लेंस के बीचों बीच होने के कारण हम उसको सही तरीके से उसकी वस्तु से लेकर उसकी दूरी या प्रतिबिंब से लेकर उसकी दूरी को सही तरीके से नहीं माप सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि प्रकाशिक केंद्र बीच में, तो पता है बीच में है, लेकिन हम बीच में से नहीं करते, क्योंकि एक जो लेंस होता है, अब लेंस देखेंगे तो और लेंस में बीचों बीच अगर होता है तो उसको हम यथार्थता पूर्वक सही तरीके से नहीं माप सकते हैं। और जब सही तरीके से नहीं माप सकते हैं तो न्यूटन ने बताया क्या कि इसको अधिक सरल होगा यदि हम वस्तु को फोकस से मापते हैं।
और प्रतिबिंब को भी फोकस से मापते हैं, तब ये क्या होगा, अधिक ही सरल होगा। तो इस प्रकार से न्यूटन ने ये एक रिलेशन बताया जो कि x1 और x2 इक्वल टू हो गया क्या, F1 F2 के। तो इस तरह से उन्होंने एक रिलेशन बताया जो कि यही होता है। दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो है वीडियो का जो व्यू जा रहा है ये बहुत कम जा रहा है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। जय हिंद, जय भारत।